साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, पर्यावरण विषय का अध्ययन कर रहे हैं और आप लोगों को इस बारे में पहले से ही पता है और अगर नहीं पता हो तो अब पता पड़ जाएगा कि कोप 29 इस वर्ष स्टार्ट हो गया है। कब से स्टार्ट हुआ है? तो उसकी डेट है 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024। ये कोप 29 की डेट है। इसको आप नोट डाउन कर लेना कॉपी के अंदर, आप याद रखना इस चीज को कि ये अजरबैजान को इस बार उसकी प्रेसिडेंसी करने का मौका मिला है। उसके अंदर अजरबैजान के बाकू शहर के अंदर हमारे को कोप 29 जो है वो देखने को मिलेगा। उसके अंदर सारे देश इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होकर के और जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए बात करेंगे, उसके लिए योजनाओं का निर्माण करेंगे। जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके बारे में बात करेंगे कि पेरिस एग्रीमेंट को आगे कैसे बढ़ाना है। अब जो है कोप 28 के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि कोप 29 जो है वो जब खत्म होगा तो उसके सारे डिस्कशंस हम लोग करेंगे। उससे पहले कोप 28 में क्या हुआ था उसकी बात करेंगे। कोप 28 से पहले क्या क्या हुआ है उसके लिए मैंने नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स की पूरी 3-4 वीडियोस बना रखी है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। वो मैंने एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर जेएसओ पढ़ाया अभी रिसेंटली, उसके अंदर मैंने इस चीज को बता रखा है। कोप 28 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स जो है वो आने वाले एग्जाम्स के अंदर काम में आएंगे। और जो जैसे जम्मू कश्मीर एसएसबी का एग्जाम में पढ़ाने वाला हूँ अभी 20 तारीख से, उसके अंदर भी आपको ये काम में आएगा, इसीलिए मैं कोप 28 को कवर कर रहा हूँ। कोप 28 जो है वो जनरली ये जो कोप है वो सामान्यतः अभी इन्हीं दिनों के अंदर होते हैं। तो 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक चला था। कौन? कोप 28। कोप 28 इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोप 28 जहां पर हुआ था वो एक महत्वपूर्ण स्थान जो है वो स्ट्रेटेजिकली हमारी दुनिया में देखने को मिलता है। स्ट्रेटेजिकली क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका क्या कारण है वो देखें। उसका कारण है कि ये कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है दुबई में। अब आप जानते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात यूएई वो एक प्रमुख तेल उत्पादक देश है और प्रमुख तेल उत्पादक देश होने के कारण अगर क्लाइमेट चेंज की जब बात आती है तो उसमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है किससे? वो हो रही है हमको फॉसिल फ्यूल से। और जो फ्यूल्स हैं उसी को जो उत्पादन करने वाला देश है वही अगर इस कोप 28 की मेजबानी कर रहा है तो ये एक बहुत बड़ी बात जो है वो हो सकती है। अब इसके अंदर कहाँ हुआ था? तो दुबई की एक्सपो सिटी के अंदर हुआ था। यहाँ पे जीवाश्म ईंधनों का बड़ा योगदान है। यहाँ के जीवाश्म ईंधनों का मैंने बता दिया कि ऑयल उत्पादन देश है तो ये इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो किसने करी थी? तो यहाँ के जो सुल्तान है, सुल्तान अल जाबर ने इसकी अध्यक्षता करी थी। ऑब्वियस सी बात है, वहां होगा तो वहां का सुल्तान ही करेगा, है ना। और ये काफी चर्चा का इसलिए भी विषय बना हुआ है, जैसे मैंने बताया कि तेल उद्योग को प्रभाव से मुक्त रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, उसको लेकर के जो है वो ये ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है कि भाई ये तेल उत्पादन करता है। अब जो तेल उत्पादन करता है वो ही अगर खुद बोल रहा है कि भाई जलवायु परिवर्तन के लिए हमको फ्यूल्स को से रिलेटेड जो भी चीजें उनको कम करना पड़ेगा, तो उसके अंदर इसके जो धंधा है वो भी इफेक्ट होता ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। अब देखें आगे इसके अंदर क्या क्या खास बातें थी, तो इनके क्या मुद्दा रहा, इसके अंदर क्या क्या लक्ष्य इसके अंदर रखे गए उसकी हम लोग बात करें। तो सबसे पहले है ग्लोबल स्टॉक टेक। ग्लोबल स्टॉक टेक क्या चीज है? जो मैंने भी बार नाम ले रहा हूं मैं पेरिस एग्रीमेंट की। पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था? 2015 के अंदर। पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था? 2015 के अंदर। तो पेरिस एग्रीमेंट को वो पूरा ही नहीं हो पाया था। पेरिस एग्रीमेंट जो है वो केवल नाम का ही एग्रीमेंट बन करके रह गया था, वो पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि उसके अंदर कई बातें थी जिस पर सहमति नहीं बन पाई थी और कई जो विकसित देश हैं वो भी उसमें पीछे हट गए थे, तो वो पूरा नहीं हो पाया था। तो उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि समझौता बार तो बनता नहीं, तो उसी एग्रीमेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इसी की बातें चली इसके अंदर कि जो पेरिस एग्रीमेंट के वादे हैं उसको आगे और प्रगति करी जाए, उसके बारे में और सोचा जाए। इसका उद्देश्य क्यों आगे सोचा जाए, उसका कारण यह है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको बढ़ने से 1.5 डिग्री तक ही सीमित कर दिया जाए। आज आपको बता दूं कि अभी 1-2 दिन पहले ही हमारे जो वर्ल्ड है उसका हाईएस्ट टेम्परेचर मेजर किया गया। तो इसी वजह से इस साल सबसे ज्यादा टेम्परेचर मेजर किया गया है। तो इतना टेम्परेचर बढ़ना है, उसको सीमित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस टेम्परेचर को 1.5 डिग्री तक क्या करना पड़ेगा? हमें सीमित करना पड़ेगा। दूसरी बात और भी ये सोचने की है कि कोप 26 के अंदर, जनरली कोप 26 आपको पता ही होगा, जिसके अंदर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी नेट जीरो कार्बन एमिशन के बारे में बात करी थी। तो नेट जीरो कार्बन एमिशन जिस भी देश ने बोला था उस समय, उसको ये बताना और उसको और याद दिलाना और ज्यादा स्पष्ट उसकी योजनाओं को पूछना कि भाई 2050 तक तुम नेट जीरो कर लोगे या नहीं कर लोगे कार्बन उत्सर्जन को। तो उसकी बात भी इसके अंदर की गई, उसका लक्ष्य इसके अंदर रखा गया। अब अगली बात देखते हैं हम लोग और क्या बात हुई, तो ये है क्लाइमेट फाइनेंसिंग से संबंधित बात हुई। व्हाट इज क्लाइमेट फाइनेंसिंग? क्लाइमेट फाइनेंसिंग को हम लोग बोलते हैं जलवायु वित्त पोषण।
जलवायु वित्त पोषण क्या है? देखो, सारे देश तो अभी भी विकसित नहीं है, बहुत सारे देश जो है वो अभी विकासशील है। विकासशील देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, अपने उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, और ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए अभी वर्तमान में दुनिया के पास में केवल फॉसिल फ्यूल ही जो है वो सबसे कारगर और सबसे फास्ट एनर्जी डेवलपमेंट का तरीका है, फॉसिल फ्यूल को जला करके। तो थर्मल पावर प्लांट्स बेसिकली जो है वो सबसे फास्ट एनर्जी प्रोड्यूस करने का तरीका है, सबसे एफिशिएंट तरीका है। तो अगर वो उसको कम करेंगे, वो अपने या किसी भी तरह का चेंज करके अगर उसको कम करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे उसके उद्योग धंधों को पनपने में मदद नहीं मिल पाएगी। तो उद्योग धंधों को और ज़्यादा चलाने के लिए या वहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी को और विकसित करने के लिए, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को कम करने के लिए उसको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको जो नुकसान होगा और उसकी जो क्षति होगी, उसकी भरपाई के लिए लॉस एंड डैमेज फंड का निर्माण किया गया। लॉस एंड डैमेज फंड जो है वो क्या करेगा, इसको ग्रीन फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। ग्रीन फाइनेंसिंग से जलवायु अनुकूल बनाने के लिए विकासशील देशों को और आर्थिक सहायता देने की बात हुई। ठीक है, तो ये बात थी हमारी क्लाइमेट फाइनेंसिंग की। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के बाद में नवीनीकरण ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन में कटौती की बात हुई। यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर नवीनीकरण ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जो बार बार रिन्यू हो सकती है ना। इसके बारे में भी आप जो कॉमन टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं उसके अंदर देख सकते हो। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे कि हमारी सोलर एनर्जी हुई, जैसे हमारी विंड एनर्जी हुई, ये रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है, खत्म नहीं होंगे, ये आगे से ये हमेशा चलते रहेंगे। तो इनको बढ़ावा देने के लिए और नई रणनीतियों पर क्या की गई, चर्चा की गई। तेल और गैस के उपयोग को क्या करना है, कम करना है, और क्लीन एनर्जी का समर्थन करने के लिए कई समझौते होने की संभावनाएं सामने आई। इसके अंदर की आगे और संभावना है कि इनका समझौते किए जा सकते हैं। अब देखें आप और क्या क्या बातें हुई, तो और देखें न्यायपूर्ण जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, ये क्या चीज है। तो देखो, दुनिया के अंदर कई सारे ऐसे समुदाय हैं, कई सारी ऐसी जनजातियां हैं, कई सारे ऐसे इलाके हैं जो कि अपना केवल जीवाश्म ईंधन से ही उस पर ही निर्भर है। कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर रिसोर्सेज नहीं, कई सारे देश इसे टापू से देश है, तो उन जगहों पर जीवाश्म ईंधन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि वहां पर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके। तो उनको भी ध्यान में रखते हुए जलवायु न्याय के सिद्धांतों को बनाया गया। ये सुनिश्चित किया गया कि उनके ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव जो है वो ना पड़ पाए। और क्या बात हुई देखेंगे आगे। तो इसमें बात हुई क्लाइमेट एक्शन एंड क्लाइमेट टेक्नोलॉजी की। क्लाइमेट एक्शन एंड क्लाइमेट टेक्नोलॉजी से क्या मतलब है कि अगर हमको जलवायु परिवर्तन से निपटना है तो नवीन तकनीकी का और डिजिटल नवाचारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम लोग पेपर यूज कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पेपर यूज कर रहे हैं लिखने के लिए, अगर हम पेपर को रिड्यूस करके और उसकी जगह पर डिजिटली हम लोग वर्क करने लगे, तो पेपर को बनाने के लिए जो लकड़ी काटने की जरूरत है उसको कम किया जा सकता है। जैसे कि अगर किसी गाड़ी के अंदर अपन ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाए जा सके जिससे सॉक्स नॉक्स को कम किया जा सके, तो वो इस तरह की नवीन तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए इसके अंदर बात हुई। ये जलवायु कार्रवाई में सुधार के लिए टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने वाला एक अच्छा मंच बन गया। तो दोस्तों, ये कुछ खास बातें थी जो कि COP28 से संबंधित। अब COP29 से संबंधित जो बातें हैं वो COP29 जैसे ही पूरा होगा तो मैं उसका एक वीडियो बना करके आपको डाल दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। एक लास्ट बात और बताता जाऊं आपको मैं कि एक तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ताकि मैं कोई भी वीडियो वगैरह डालूं तो, क्योंकि YouTube बहुत सी बार नोटिफिकेशन वगैरह नहीं देता, तो उसके वीडियोस भी आप तक पहुंच सके, फट से पहुंच जाए, क्योंकि मैं जैसे वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन में डाल देता हूँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और कई सारा फ्री कंटेंट भी हम लोग डालते हैं जो कि हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहेगा। तो हमारी एप्लीकेशन है सॉल्यूशन एकेडमी, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप पर भी हम लोग हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर सभी का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर। और हम लोग कई सारे एग्जाम्स की तैयारी भी करा रहे हैं, उन सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज वगैरह भी प्रिपेयर्ड है। अगर आप चाहें तो वो सॉल्यूशन एकेडमी की एप्लीकेशन के ऊपर जाकर के देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।